Hello everyone. Today we will start with the second unit of quantum mechanics. In unit 1 we have in total 15 lectures that are already uploaded on the YouTube channel. Now the first topic of unit 2 is time dependent Schrodinger wave equation. यूनिट 2 में ये दो टॉपिक्स है, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और ये एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना. ये टॉपिक एग्जाम में आएगा ही आएगा. इसका डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले वी विल कंसीडर अ नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल. नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या है? जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत कम है स्पीड ऑफ लाइट से. फ्री पार्टिकल का क्या मतलब है? कि जो पार्टिकल है उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, इट इज मूविंग फ्रीली. उसका मास लेट्स से m है and it is moving along the x-axis with velocity v and momentum p and as well as the energy E. So what is free particle? Where no force is acting on the particle. अगर पार्टिकल पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अगर पार्टिकल फ्री है, उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी. क्यों होगी? हमें फोर्स और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पता है, F इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट V. तो अगर फोर्स जीरो है तो V भी जीरो होगा. दैट मीन्स टोटल एनर्जी इज सिंपली इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल. सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर होती है. इसको हम मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हैं. हाफ mv स्क्वायर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करो m से. m इंटू वी क्या होता है? मोमेंटम. तो एनर्जी हमारे पास आ गई p स्क्वायर अपॉन 2m. ये मैंने ऑलरेडी बताया था जब हमने वेव फंक्शन, वेव पैकेट जो है इसका टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था. उसमें मैंने बताया था कि हम ओमेगा को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं और प्रोपागेशन वेव कांस्टेंट को हम मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हैं. सो P इज इक्वल टू h कट k एंड एनर्जी इज इक्वल h कट ओमेगा. ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी, सॉरी पहले क्लासेस में हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं जहां मैंने वेव पैकेट को इंट्रोड्यूस किया था. और ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एनर्जी p स्क्वायर अपॉन 2m क्यों होता है. ठीक है, तो इनिशियली जैसे ये डेरिवेशन आएगा, स्टार्ट कैसे करोगे? दैट कंसीडर अ नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल ऑफ मास m, सो एंड सो सारा, सो दैट फ्री पार्टिकल है तो टोटल एनर्जी विल सिंपली बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. Now what we'll do, हमें क्या है? We know the type of the wave function. हमें अगर वेव इक्वेशन निकालनी है, वेव इक्वेशन क्या है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है क्वांटम मैकेनिकली तो उसके साथ ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड है व्हिच फॉर्म्स अ वेव पैकेट. तो उसके अंदर अगर हमें पार्टिकल की पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी या पार्टिकल की कोई भी प्रॉपर्टी अगर हमें निकालनी है तो वो हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. तो पार्टिकल के बारे में, पार्टिकल की इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है उस सिस्टम की. अगर हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पता है तो हम बाकी क्वांटिटीज वो हम डिराइव कर सकते हैं. तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसको डिराइव करने के लिए फर्स्ट we'll consider the simplest type of wave, which is a plain monochromatic wave, and let's say it is propagating along the positive x direction and it can be represented by the wave function. ये हम already कर चुके हैं जब मैंने wave function का topic introduce किया था, that psi can be written as a into exponential iota kx minus omega t, where a is the amplitude of wave, omega is the angular frequency, k is the propagation wave number such that k is 2 pi by lambda or lambda is 2 pi upon k. K ko p can be written as h cut k, e can be written as h cut omega. So we can substitute k and omega in terms of p and e respectively.
तो हमारे पास वेव फंक्शन इन वन डायमेंशन, क्योंकि x है, x t का मतलब क्या है बेटा, इन चीजों को ध्यान रखना। एग्जाम में जब ये डेरिवेशन करोगे तो वेव फंक्शन के साथ ये जरूर लिखना है x और t। इसका मतलब क्या है, जो हमारा वेव फंक्शन है वो फंक्शन है पोजीशन का भी और टाइम का भी। तभी जो हमने राइट हैंड साइड इक्वेशन लिखी है इसमें x का भी फैक्टर है और t का भी फैक्टर है। मतलब जो वेव फंक्शन है वो टाइम डिपेंडेंट भी है और वो पोजीशन डिपेंडेंट भी है, और जो हम डायमेंशन ले रहे हैं वो है वन डायमेंशन। तो psi xt can be written as a into exponential iota upon h cut px minus et after substituting the value of k and omega in terms of p and e respectively. Now ये तो वेव फंक्शन है सिंगल वेव का, लेकिन जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल है उसके साथ ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड होती हैं जो वेव पैकेट बनाती हैं बिकॉज ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ दीज वेव्स। तो ये इक्वेशन नंबर 97 ये हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके थे जब वेव पैकेट और वेव फंक्शन पढ़ा था। तो इन वन डायमेंशन द वेव फंक्शन ऑफ द वेव पैकेट इज गिवन बाय इस इक्वेशन। बेटा डेरिवेशन इसका सिंपल है, बस स्टेप्स को याद रखना है, लेकिन उसके लिए इस इक्वेशन को याद करना जरूरी है। psi xt आया 1 upon under root 2 pi h cut इंटीग्रेशन a एक्सपोनेंशियल iota h cut px minus et dp। इस इक्वेशन को बस याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दो स्टेप याद रखने हैं। एक बार इस वेव फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, और दो बार इस वेव फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अगर ये याद है डिफरेंशिएशन आती है कैसे करते हैं, तो ये डेरिवेशन सबसे सिंपल है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वी आर डिफरेंशिएटिंग psi विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डेल साई अपॉन डेल टी, इस चीज का ध्यान रखना है बेटा, एग्जाम में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर डी नहीं लिखना, डेल लिखना है। यहाँ पे डी साई बाय डी टी नहीं लिखोगे, डेल साई बाय डेल टी लिखना है, डेल, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेव फंक्शन सिर्फ टाइम का फंक्शन नहीं है, एक्स का भी फंक्शन है, और अब हम उसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली। तो डेल साई बाय डेल टी क्या होगा, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसमें टाइम का कंपोनेंट कहाँ आ रहा है, एक्सपोनेंशियल के अंदर आ रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 upon root 2 pi h cut as it is being constant इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इनटू एक्सपोनेंशियल के अंदर जो कंपोनेंट है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। px तो इंडिपेंडेंट है टाइम के, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस आयोटा अपॉन h कट e, जो हमने यहाँ लिखा माइनस आयोटा अपॉन h कट e, रेस्ट ऑफ द टर्म्स एज इट इज, क्योंकि वो टाइम इंडिपेंडेंट टर्म्स है। तो डेल साई बाय डेल टी आया 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई h कट इंटीग्रेशन माइनस आयोटा अपॉन h कट इंटू e a इंटू एक्सपोनेंशियल इंटू डी पी। ना अब इसको मल्टीप्लाई कर दो ऑन बोथ साइड्स बाय आयोटा h कट। तो यहाँ पर भी हम आयोटा h कट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद आयोटा h कट, ठीक है। तो ये टर्म तो एज इट इज आ गई, आयोटा h कट डेल साई बाय डेल टी, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर h कट है और यहाँ पर भी h कट है। इसको ठीक करो बेटा, यहाँ पे h कट आएगा, ये मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन में आयोटा अपॉन h कट है ना, तो एज इट इज रहेगा। तो आयोटा h कट डेल साई बाय डेल टी आया 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई h कट इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी
EAP इंटू एक्सपोनेंशियल इंटू DP। तो हमारे पास अब ये एक इक्वेशन आ गई which we have obtained after differentiating the wave function with respect to time। एक स्टेप मैंने क्या बोला था, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहले एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स का कंपोनेंट कहाँ है साई में, एक्स का कंपोनेंट एक्सपोनेंशियल में यहाँ पर है, ठीक है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्सपोनेंशियल आएगा, और एक्सपोनेंशियल के अंदर जो टर्म्स है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या होगा, आयोटा पी अपॉन एच कट। तो डेल साई बाय डेल एक्स क्या है, रेस्ट ऑफ द टर्म्स एज इट इज है, मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास आ गया आयोटा अपॉन एच कट इनटू पी। इसको ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, अगर डिफरेंशिएशन आती है तो ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स बाय माइनस आयोटा एच कट। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया माइनस आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल एक्स, राइट हैंड साइड में एच कट कैंसिल आउट होगा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा होगा प्लस 1 सिंस आयोटा स्क्वायर इज -1। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 99, माइनस आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 pi h cut इंटीग्रेशन p इंटू a इंटू एक्सपोनेंशियल इंटू dp। एक बार डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, अब नेक्स्ट क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेल साई बाय डेल x क्या हो जाएगा, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में एक और टर्म आ जाएगी आयोटा p अपॉन एच कट की, फिर वही करेंगे माइनस आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, सॉरी दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस आयोटा एच कट था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया फिर से माइनस आयोटा एच कट से, राइट हैंड साइड में p ऑलरेडी था, डिफरेंशिएशन करके आयोटा p अपॉन एच कट आएगा, और एक होगा माइनस आयोटा एच कट, तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा प्लस 1 हो गया, ठीक है। p इंटू p स्क्वायर हो गया, एच कट से एच कट कैंसिल आउट होगा। इसे एक बार खुद से भी डिराइव करके देखना, तो ये चीजें बहुत सिंपल लगेंगी। तो माइनस आयोटा एच कट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेव फंक्शन लिखोगे वेव पैकेट का, उसके बाद उसको p और e के टर्म्स में लिखा, फिर एक बार सिंगल डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों साइड आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई किया, फिर एक बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड माइनस आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई किया, फिर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x और दोनों साइड माइनस आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 100। तो अब हमारे पास, और अब इस इक्वेशन को हम कैसे रीरिटर्न कर सकते हैं, देखो इक्वेशन 98 को वी कैन राइट एज आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू ई साई। अगर इस इक्वेशन में मैं ई को बाहर ले जाऊं तो अंदर मेरे पास क्या है, ये पूरी टर्म क्या है, दिस टर्म इज एज इट इज साई। तो इसको लिख सकती हूँ आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी इक्वल टू ई साई, देन माइनस आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल एक्स इक्वल टू पी साई, इस इक्वेशन से आया है ये, ठीक है। नेक्स्ट माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर साई। तो हमें ये तीन इक्वेशंस मिल गई फ्रॉम, हमें तीन इक्वेशंस कहां से मिली, by partially differentiating the wave function with respect to time and with respect to position respectively। तीन इक्वेशंस मिली, अब हमें क्या निकालना है, we have to find the Schrodinger wave equation for a non-relativistic free particle। फ्री पार्टिकल है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या है,
नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल की टोटल एनर्जी होती है p स्क्वायर अपॉन 2m सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज 0। इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप ऐड करेंगे, अगर दोनों साइड्स में वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा E psi is equal to p square upon 2m into psi। अब देखो ये 101 इक्वेशन में E psi है, p square psi 103 इक्वेशन में है, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ E psi एंड p square psi इन दिस इक्वेशन। तो E psi को लिख सकते हैं आयोटा h का डेल psi बाय डेल t, p स्क्वायर psi को लिख सकते हैं माइनस h कट स्क्वायर डेल टू psi पर डेल x स्क्वायर, 2m एज इट इज रहेगा। सो दिस इज द वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल। सिंपल है डेरिवेशन। सबसे पहले लिखोगे that we are considering a non-relativistic free particle, so total energy is the kinetic energy. Then you can write the wave function for a single wave, then the wave function for the wave packet. Now उसको एक बार differentiate करो with respect to time, फिर दो बार differentiate करो with respect to x, फिर यूज करो एक्सप्रेशन E is equal to p square upon 2m, सब्स्टिट्यूट कर दो, जो डिफरेंशिएट करके हमारे पास E psi और p square psi आया उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो और हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई। वन डायमेंशनल क्यों है? देखो इस लाइन को ध्यान से समझो, वन डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि सिर्फ x है, y और z नहीं है। टाइम डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि टाइम का कंपोनेंट आ रहा है इक्वेशन के अंदर। फ्री पार्टिकल क्यों है? क्योंकि कहीं पर भी इस इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नहीं है। ठीक है, so it can be seen from that equation 1.97 gives the solution of equation 1.104। नाउ अब हमारे पास ये तीन इक्वेशंस जो आई थी डिफरेंशिएट करके, ये तीन इक्वेशंस क्या इंटरप्रेट कर रही हैं? इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि एनर्जी, मोमेंटम और स्क्वायर ऑफ मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। यहाँ दोनों तरफ साई है, तो E को मैं कैसे लिख सकती हूँ? आयोटा h कट डेल अपॉन डेल t, P को लिख सकती हूँ माइनस आयोटा h का डेल अपॉन डेल x, p स्क्वायर को लिख सकती हूँ माइनस h कट स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल x स्क्वायर। तो जब हम किसी भी क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर्स लिखते हैं तो ये जो क्वांटिटी है ये ऑपरेटर बन जाती है। दिस इज एनर्जी ऑपरेटर, इसको कैप से डिनोट करते हैं। दिस इज मोमेंटम ऑपरेटर, दिस इज स्क्वायर ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, ये जब हम डीपली पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स तो उसमें इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तुमको बहुत ज्यादा डीपली करने की जरूरत नहीं है। तो इस इक्वेशन को 104 को मैं एनर्जी और मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकती हूँ इन इक्वेशन 105। कैसे? आयोटा h का डेल अपॉन डेल t क्या है? E, तो ये हो गया E psi इक्वल टू माइनस h कट स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल x स्क्वायर, psi क्या है? p स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन एज E psi इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m इनटू psi। अगर एग्जाम में आता है डिराइव द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशन, तो डिराइव करनी है इक्वेशन 104। आयोटा h का डेल psi बाय डेल t इज इक्वल टू माइनस h कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 psi अपॉन डेल x स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। इसके बिना क्वांटम मैकेनिक्स का कोई फायदा नहीं है। It explains all the things about quantum mechanics। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेशन एग्जाम में जरूर आता है। यूनिट 2 बहुत छोटा है, इसीलिए ये जो टॉपिक है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव कर ली फ्री पार्टिकल के लिए विच इज टाइम डिपेंडेंट। ये इक्वेशन वन डायमेंशनल है। अब अगर हमें थ्री डायमेंशन में निकालना है, दैट मीन्स
अब हमारी एनर्जी तो स्केलर होता है, तो एनर्जी h कट ओमेगा है, बट मोमेंटम वेक्टर है, तो p वेक्टर इज इक्वल टू h कट k वेक्टर। मतलब p वेक्टर को हम लिख सकते हैं px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप। k वेक्टर को हम लिख सकते हैं kx i कैप प्लस ky j कैप प्लस kz k कैप। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए वेव फंक्शन ऑफ द वेव पैकेट इन 3 डायमेंशंस। तो 3 डायमेंशंस है, तो सिंगल इंटीग्रल की बजाय ट्रिपल इंटीग्रल हो गया, या अंडर रूट 2 पाई h कट को 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 2 पाई h कट रेज टू पावर 3/2, एक x के लिए, एक y के लिए, एक z के लिए। तो यहाँ पे हो गया a एक्सपोनेंशियल, अब ब्रैकेट में px माइनस et था, px की बजाय अब क्या हो जाएगा p वेक्टर डॉट r वेक्टर। p वेक्टर इज px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप, r वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो वन डायमेंशन में ये हो जाता px इंटू x, px को हम एज अ p लिख लिया था क्योंकि सिंगल मोमेंटम है इन वन डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में px को p डॉट r से रिप्लेस करोगे, dp को d क्यूब p करोगे, यहाँ ट्रिपल इंटीग्रल आएगा और यहाँ पे 2 पाई h कट के ऊपर पावर आएगी 3/2। तो अब ये वेव फंक्शन आ गया हमारे पास वेव पैकेट का इन 3 डायमेंशंस। डेरिवेशन अब बिल्कुल ऐसे ही होगा, एक बार साई को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फ्री पार्टिकल है तो एनर्जी होगी p स्क्वायर अपॉन 2m, जहां p स्क्वायर क्या है हमारे पास p डॉट p, वेयर p इज px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप। तो p स्क्वायर दैट मींस p डॉट p क्या होगा, px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर। ये ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट वगैरह तुम लोग पहले ही इतनी डिटेल में पढ़ चुके हो। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई ऑफ अ नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशंस। तो एक बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास एज इट इज वही इक्वेशन आ गई जो पहले आई थी, बस फर्क क्या है यहाँ पर, फर्क सिर्फ इतना है एक्सपोनेंशियल में यहाँ p डॉट आ रहा है, यहाँ d क्यूब p है, यहाँ ट्रिपल इंटीग्रल है और यहाँ रेज टू पावर 3/2 है, बाकी एज इट इज सेम रहेगा। अब इसको डबल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन। जब डबल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, अब यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें डबल, वहां पे किया था डेल अपॉन डेल x, यहाँ पर हमारे पास आएगा ये डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल। इसके बारे में फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी मैंने डिटेल में कराया था। डेल क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये होता है डेल। तो अगर हम सिर्फ वन डायमेंशन की बात करें तो डेल अपॉन डेल एक्स आ गया, 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, व्हिच इज नथिंग बट डेल। डबल डिफरेंशिएट करोगे डेल को तो डेल डॉट डेल हो जाएगा, व्हिच इज डेल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली एग्जाम में अगर डेरिवेशन आता है तो 3 डायमेंशन में करने की जरूरत नहीं है, डू इट 1 डायमेंशन ओनली। अगर स्पेसिफिकली बोला जाता है दैट डिराइव द इक्वेशन इन 3 डायमेंशंस, तभी करना, नहीं तो 1 डायमेंशन में करना बहुत है। तो जैसे इक्वेशन 1 डायमेंशन में आई थी वही 3 डायमेंशंस में आएंगी, बस डिफरेंस होगा डेल अपॉन डेल एक्स की जगह डेल होगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह डेल स्क्वायर होगा। तो हमारे पास अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले लिखा था, दिस इज नथिंग बट ई इंटू, बाकी रेस्ट क्या है, वेव फंक्शन है साई, दिस इज इक्वल टू ई साई एंड दिस इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनो, बेशक बार बार बैक करके सुनना, पर अगर ध्यान से सुनोगे और डिफरेंशिएशन करनी आती है तो ये डेरिवेशन बहुत आसान है। तो इस इक्वेशन से एनर्जी क्या है, ई साई एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m,
इसको साई से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ई स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर साई अपॉन 2m. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ई साई एंड पी स्क्वायर साई फ्रॉम इक्वेशन 108 एंड 110. तो हमारे पास वेव फंक्शन वेव इक्वेशन क्या आई, आयोटा एच का डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई. तो इस इक्वेशन में और वन डायमेंशनल इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, बस इतना फर्क है, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा डेल स्क्वायर, where del square is del 2 upon del x square plus del 2 upon del y square plus del 2 upon del z square. जिसको लैप्लाशियन ऑपरेटर भी कहते हैं. ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट सेमेस्टर में. ठीक है, तो ये हमारे पास वेव इक्वेशन डिराइव होके आ गई फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल इन 3 डायमेंशंस. तो हमने क्या किया, सबसे पहले नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल के लिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव करी इन 1 डायमेंशन. उसके बाद हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल को डिराइव किया इन 3 डायमेंशंस. अब क्या है कि अगर पार्टिकल जो है वो फ्री नहीं है, दैट मीन्स उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या आएगी. एग्जाम में जो डेरिवेशन आता है उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना. अगर क्वेश्चन ये कहता है कि डिराइव टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल, तो सिर्फ 1 डायमेंशन वाला करके डेरिवेशन सीधा लिख देना. 3 डायमेंशंस में ये हो जाएगा, where del square is del 2 upon del x square plus del 2 upon del y square plus del 2 upon del z square. पर अगर एग्जाम में आता है डिराइव टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, फ्री वर्ड नहीं आता, तो उस केस में पहले फ्री पार्टिकल के लिए डिराइव करने के बाद फिर एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट भी डालोगे और फिर बताओगे फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की फॉर अ पार्टिकल विच इज एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स. तो अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v, वेयर v इज द पोटेंशियल एनर्जी. और हमें नहीं पता कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी क्या फॉर्म है, तो हम ले रहे हैं लेट से कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, वो फंक्शन हो सकता है r का भी और t का भी, पोजीशन का भी और टाइम का भी. ठीक है, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स व्हेन पार्टिकल इज नॉट फ्री and is under the effect of external force, then equations 1.93 and 1.111 are modified. 1.93 इक्वेशन है 1 डायमेंशन के लिए. ठीक है, और 1.93 इक्वेशन क्या है, E is equal to p square upon 2m. अब वो हो गया E is equal to p square upon 2m plus v. और 1.111 कौन सी इक्वेशन है, जो फाइनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई थी 3 डायमेंशन में. तो दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी. क्यों, बिकॉज अब पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है और हमें पता है फोर्स जो है माइनस ग्रेडियंट v होता है. तो इसका मतलब पार्टिकल के जो टोटल एनर्जी है, नाउ इट इज द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अब इसको हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है. दोनों साइड्स में अगर मैं साई से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने साई से मल्टीप्लाई किया तो ई साई हो जाएगा. ई साई क्या है, आयोटा एच का डेल साई बाय डेल टी. यहाँ साई से मल्टीप्लाई करूंगी, पी स्क्वायर साई क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई. तो ये हो गया माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस v इंटू साई. सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन or it is the final time dependent Schrodinger wave equation in 3 dimensions for describing the motion of a particle of mass m in external field that is characterized by the potential energy function v.
अब देखो इस इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ आयोटा एच का डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू एच साई। इस दोनों टर्म्स में से मैं साई को कॉमन ले सकती हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v हो गया। Let's say that is equal to another new operator h which is known as Hamiltonian operator। तो इस इक्वेशन को मैं और सिंप्लीफाइड वे में लिख सकती हूँ आयोटा एच का डेल साई बाय डेल टी इक्वल टू एच साई वेयर एच इज माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v which is the Hamiltonian operator, which is the sum of the kinetic energy operator plus the potential energy operator। माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर अपॉन 2m क्या है, काइनेटिक एनर्जी। So this is the kinetic energy operator, this is the potential energy operator। तो माइनस आयोटा एच का डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v इनटू साई। दिस गिव्स द time dependent Schrodinger wave equation for a particle which is acted upon by any external force which is characterized by the potential v। ठीक है, अगर इसको वन डायमेंशनल में लिखना है तो दिस इज द वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिया कि वी आर कंसीडरिंग नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल, फिर वेव फंक्शन को लिखा वन डायमेंशन में, उसके बाद उसको एक बार डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, एक बार दो बार डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर हमने यूज किया काइनेटिक टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m और वहां से हमने डिराइव करा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशन। फिर हमने उसको एक्सटेंड किया इन 3 डायमेंशंस और फिर हमने इक्वेशन लिखी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ टाइम डिपेंडेंट फिर हमने लिखा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशंस। फिर हमने देखा अगर पार्टिकल फ्री नहीं है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट मींस E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v। फिर वहां पर हमने E साई और पी स्क्वायर साई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और वेव इक्वेशन लिखी फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। फिर उसको हम वन डायमेंशन में लिख सकते हैं आयोटा एच का डेल साई बाय डेल टी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v इनटू साई। दिस इक्वेशन डेल अगर 3 डायमेंशन है तो क्या डिफरेंस, अगर 3 डायमेंशन है तो क्या डिफरेंस है, 3 डायमेंशन में यहाँ पर डेल स्क्वायर होगा, ठीक है, और वन डायमेंशन में यहाँ पर डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि डेल स्क्वायर को हम लिखते हैं डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो आई होप यहाँ पर सबको क्लियर है। इसको एक बार 2-3 बार दोबारा सुनना, बहुत सिंपल है, बस तुम लोगों को डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, फिर ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है। इसको एक बार खुद से भी डिराइव करके जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो मैंने डिराइव करके यहाँ समझाई है, इसको ढंग से पढ़ना, ढंग से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर डिफरेंशिएशन आती है तो बहुत सिंपल है।